हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय साहित्य की विलक्षण बुद्धिजीवी डॉक्टर प्रभा खेतान दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्योग जगत की गहरी जानकारी रखने वाली महिला के साथ साथ सक्रिय स्त्रीवादी लेखिका भी हैं। यह उनका दुस्साहस ही कहा जाएगा कि वे मारवाड़ी पुरुषों की दुनिया में घुसपैठ करती हैं और कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष बनती हैं। अन्य से अनन्या में उनकी उनके द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है, जिसमें एक अविवाहित स्त्री विवाहित डॉक्टर सर्राफ के प्रेम में पागल है और इसकी इच्छानुसार गर्भपात भी कराती है और खुलकर अपने आप को डॉक्टर सर्राफ की प्रेमिका भी घोषित करती है। स्वयं एक अत्यंत सफल, संपन्न, दृढ़ संकल्पी महिला परंपरागत रखेल का सांचा तोड़ती है, क्योंकि वह डॉक्टर सर्राफ पर आश्रित नहीं है। वह भावनात्मक निर्भरता की खोज में एक असुरक्षित रूढ़िग्रस्त परिवार की युक्ति है। प्रभा खेतान की यह आत्मकथा अपनी ईमानदारी के अनेक स्तरों पर एक निजी राजनीतिक दस्तावेज है, बेहद बेबाक, वजनहीन और उत्तेजक। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी अन्य से अनन्या, जो कि एक आत्मकथा है, इसमें स्त्री अस्मिता पर टिप्पणी के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय। स्त्री आत्मकथा को कल तक उपन्यास की तरह पश्चिमी विधा माना जाता था। हिंदी की स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथाओं के आने से स्त्री साहित्य का संसार ही नहीं, साहित्यिक आलोचना का संसार भी बदलेगा। स्त्री आत्मकथा इसलिए नहीं लिखती कि उसे एक निजी जीवन की बातें बतानी है और पाठकों को पढ़ना है। स्त्री आत्मकथा पाठ नहीं बल्कि एक आंदोलन है, क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों का पहले आत्मकथा लिखना अच्छा नहीं माना जाता था। स्त्री आत्मकथा सतह पर राजनीतिक आंदोलन की तरह तो नहीं है, बल्कि एक तरह से व्यवहार में किया गया आंदोलन ही है। स्त्री आत्मकथा के प्रभाव का क्षेत्र सामाजिक संस्कार और आदतें होती हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ के मर्द का जो स्व होता है, यानी कि मैं, मेरा, इसका काफी लंबा चौड़ा साहित्यिक आख्यान मिलेगा। प्रत्येक विधा में इस आख्यान की, मर्द आख्यान की महिमा का वर्णन पढ़ने को मिल जाता है, किंतु कहीं भी स्त्री के स्व का आपको ऐसा कोई आख्यान नहीं मिलेगा, क्योंकि स्त्री के स्व मर्द के स्व से भिन्न होते हैं। मर्द के लिए स्व एक विषय है, जबकि स्त्री के लिए स्व कोई विषय नहीं है, पाठ नहीं है, बल्कि यह उसकी अपनी अस्मिता है, उसकी पहचान है, लिंगीय पहचान है, उसकी अनुभूति है। मर्द अपनी आत्मकथा में आत्म स्वीकृति की पद्धति का इस्तेमाल करता है, जबकि स्त्री का आत्मकथा में पांडित्य प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होता। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्य से अनन्या में कई महत्वपूर्ण विधागत चीजें हैं। मसलन लेखिका ने अपने परिवार, सामाजिक परिवेश, संस्कृति, मारवाड़ी जाति और पश्चिमी बंगाल के परिवेश के बहाने बंगाली जाति के बारे में भी अपने व्यक्तित्व के रिश्तों को दर पतर उसकी खोला है। प्रभा खेतान ने जिन क्षेत्रों का विस्तार से आख्यान विकसित किया है, उसमें पढ़ते हुए जब हम डॉक्टर सर्राफ और उनके बीच के आख्यान को बारीकी से पढ़ते हैं, तो इसके जो कुछ हिस्से हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तनाव में ले जाते हैं, और साथ ही मर्दों के समाज में कुछ मर्दों को शायद इसमें अपनी निंदा की गंध भी मिल सकती है। किंतु अन्य से अनन्या का लक्ष्य किसी की भी निंदा या चरित्र हनन करना नहीं है। यह तो एक नितांत व्यक्तिगत वृतांत है, सामाजिक वृतांत है, एक ऐसा वृतांत है जो घट तो पहले चुका है, लेकिन कभी लिखा नहीं गया था, अब लिखा जा रहा है। यह एक ऐसा यथार्थ है जिसमें कहीं भी कोई कल्पना की गुंजाइश नहीं है। निबंध और कहानी की मिली जुली शैली में अन्य से अनन्या को लिखा गया है। इसमें कई रणनीतियां एक साथ लागू की गई हैं। जैसे यहाँ मनोविज्ञान की रणनीतियां हैं, तो साथ ही साथ द्विस्तरीय अभिव्यक्ति के रूप में भी हैं। प्रभा खेतान एक परानिर्भर औरत है। भावनात्मक रूप से डॉक्टर सर्राफ पर निर्भरता दिखाई देती है, पर जो उसके अंदर आत्मनिर्भर औरत की रणनीतियां भी हमें
दिखाई देती हैं। युवा प्रभा के जीवन के मन बचपन से यौन शोषण और बाद में गर्भपात के जिक्र आना, ये अवचेतन की रणनीतियां ही हैं। आत्मकथा यथार्थ अनुभव से गुजरते हुए अचानक अवचेतन की ओर मुड़ जाती है। स्त्री आत्मकथा में, किसी भी स्त्री आत्मकथा में अवचेतन का आना एक स्वस्थ लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अन्य से अनन्या का आख्यान डॉक्टर सर्राफ और प्रभा के बीच में चलता रहता है। यह मूलतः उन्हीं की कहानी भी है। इसको लिखा तो प्रभा ने है, किंतु इसमें डॉक्टर सर्राफ की आवाजें भी चली आपको सुनाई देंगी, मतलब उनके भी विषय में इसमें काफी कुछ है। प्रभा अपने बचपन से लेकर जिस अंतर्विरोध और द्वंद्व की विस्तार से चर्चा करती है, उसके कारण सामाजिक का जन्म होता है। इसमें कोई प्राइवेट का जन्म नहीं हुआ। प्राइवेट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्राइवेट वो होता है जिसे लोग छुपाते हैं, किंतु जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप इसमें लेखिका ने कुछ नहीं छिपाया, बल्कि आपको अनेक बार ऐसा महसूस होगा कि ये तो मैं जानता हूँ, या फिर कभी ऐसा लगेगा कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। प्रभा का गुस्सा, कुंठा, अवसाद, दुख, सफलता और आत्मनिर्भरता आदि के जो प्राइवेट ब्यौरे हैं, अंततः किसी भी चीज को प्राइवेट नहीं रहने देते। अन्य से अनन्या में प्रभा का गुस्सा केंद्र में नहीं है, बल्कि प्रेम है केंद्र में। अंत तक प्रेम की चाह और सिर्फ चाह ही इसकी केंद्रीय धुरी है। यह प्रेम के प्रति न्याय की तलाश में लिखी गई एक आत्मकथा है। अन्य से अनन्या 60 साल की औरत के अनुभवों का एक हिस्सा है। इसे प्रभा के 60 साल का समग्र समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसी आत्मकथा है जिसमें हिंदी जाति की पहचान भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। लेखिका इसमें संवाद करती हुई मिलती है। कभी वह डॉक्टर सर्राफ से संवाद करती है, कभी अपनी बहन गीता से, कभी अपनी माँ से और कभी अपनी दाई से, और साथ ही कभी कभी वह अपने अमेरिकी और जर्मन लोगों के साथ भी संवाद करती है, और अपने दोस्त जो कि स्त्री और पुरुष दोनों हैं उनसे भी वह संवाद करती है। संवाद के कारण ही पाठक तनाव, आनंद, गुस्सा और घृणा का आनंद ले पाता है। प्रभा की कहानी के साथ पाठक अपने आप को इसमें पूरी तरह जुड़ता हुआ पाता है। आरंभ में जो ये कहानी है, एक प्रेम कहानी लगती है, किंतु बहुत ही जल्दी प्रेम कहानी को प्रभा की कुंठा आकर घेर लेती है। कुंठा को परिवार का ढांचा घेर लेता है, और अंत में इस सब का अतिक्रमण करते हुए कहानी में हमें प्रभा की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। प्रभा का सशक्त रूप उभर कर सामने आता है, और फिर पता ही नहीं चलता कि कुंठा, निराशा, दुख, परिवार और प्रेम कहाँ गायब हो गए। यही वह बिंदु है जहाँ स्त्री आत्मकथा से अपनी स्वतंत्र पहचान बनाती है। इस किताब में जो स्व है वह अन्य में तब्दील हो जाता है, और स्व का अन्य में रूपांतरण ऐसे ही नहीं शुरू में हो गया, वो धीरे धीरे होता है। कहानी का जैसे जैसे विकास होता है, इसमें स्व का भी लोप होता जाता है, और फिर कहानी में स्व की जगह अन्य ले लेती है। बाल यौन शोषण और जवानी के यौन कष्टों को अवचेतन के हिस्सों के रूप में लेखिका ने स्त्री की नियति और परंपरागत अवस्था पर सबका ध्यान खींचा है। किताब का जो दूसरा पैराग्राफ है वो अमेरिका से शुरू होता है, और साथ ही फिर अचानक कलकत्ता चला जाता है। काफी समय तक ऐसा लगेगा पाठकगण कलकत्ता में विचरण कर रहे हैं, और फिर हठात पाठकगणों को लगता है कि वो वापस अमेरिका लौट गए हैं। यानी कि कहानी इस तरह से है कि पहले अमेरिका की है, फिर वो कलकत्ता की है, और फिर धीरे धीरे फिर वापस कहानी अमेरिका में पहुंच जाती है। उन्हें इसी क्रम में पेश कर दिया गया है, जैसे कि लेखिका की स्मृति में जो आता है लेखिका ने इसमें लिख दिया है, और इसी क्रम में इसको पेश भी किया है। इससे शायद चीजें पेश करने की पद्धति का निषेध जरूर हुआ है कहानी में। दोस्तों, परंपरागत आत्मकथा के तमाम तत्वों को एक सिरे से त्याग दिया गया है। कुछ लोगों को अन्य से अनन्या में आत्म स्वीकृति का भाव दिखाई दे सकता है। सतह पर लेखिका ऐसा आभास भी देती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें आत्म स्वीकृति नहीं, स्वयं के खिलाफ दी गई गवाही है, और यही शायद इसकी आयरनी है।
तो दोस्तों ये हमने जाना अन्य से अनन्या में स्त्री अस्मिता के विषय पर टिप्पणी। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।